तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ सेशन ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें हम लोग रोटेशन को डिस्क्राइब करेंगे। रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी एम और अ रेफरेंस फ्रेम एम विद रेस्पेक्ट टू सम गिवन फ्रेम एफ, यही हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सेशन 5 ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। तो रोटेशन ऑफ अ rigid body M, rotation of a rigid body M or frame M with respect to a given reference frame F। ये फोर्थ वीडियो का कंटिन्यूएशन में होगा जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन डिस्कस किए थे। वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस में कि एम का एफ के रेस्पेक्ट में बेसिकली टू डिफरेंट मोड्स ऑफ मोशन है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो ट्रांसलेशन को हम लोग फोर्थ वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। अब इसमें हम लोग जो रोटेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, रोटेशन और ट्रांसलेशन म्यूचुअली अपोजिट है एक दूसरे का। जो चीज़ ट्रांसलेशन में ट्रू होगा वो रोटेशन में फॉल्स होगा, और जो ट्रांसलेशन में फॉल्स होगा वो रोटेशन में ट्रू होगा। दे आर म्यूचुअली exclusive, just opposite to each other. So what is true in rotation is false in translation and vice versa. What is true in translation, what is true in translation is false in rotation. And what is false in translation is true in rotation. कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट है, समझ गया? दे आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। इसको मिटाते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे फोर्थ वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन को वेरियस वेज में डिफाइन किए थे, वैसे रोटेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वेरियस वेज में। तो रोटेशन को भी हम लोग वेरियस वेज में डिफाइन कर सकते हैं। रोटेशन कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन वेरियस वेज। Rotation of M with respect to F can be defined in several ways. M जब बोल रहे हैं तो M या तो कोई रिजिड बॉडी है या कोई रेफरेंस फ्रेम है। So first definition of rotation. First definition of rotation. Of rotation. M moves with respect to F in such a way that orientation of M with respect to F changes. The first definition of rotation है, that is rotation is change in orientation. और ट्रांसलेशन होता है मोशन विदाउट एनी चेंज इन ओरिएंटेशन। दोनों एक दूसरे का म्यूचुअली अपोजिट। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रोटेशन है M moves with respect to F in such a way that its orientation
with respect to f changes with time. Orientation with respect to f changes with time. जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए f मेरा ग्राउंड फ्रेम है, m मेरा मान लीजिए रॉड है, रॉड ऐसे घूम रहा है, जिस देखिए तो रॉड का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जा रहा है, देखिए तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, ये रोटेशन हुआ। या मान लीजिए हवा में ऐसे मूव करते हुए जा रहा है, लाइक दिस, देखिए ऐसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे रॉड हवा मूव करते हुए जा रहा है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन इज चेंज इन ओरिएंटेशन। समझ गए? एक ये आपका ट्रांसलेशन का ठीक ऑपोजिट है, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रोटेशन है। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन ऑफ रोटेशन देखिए, अगर m f के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा तो m का जितना भी लाइन एलिमेंट्स होगा सब f के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं हो सकता है इन ओरिएंटेशन। क्या कि अगर m का सारा लाइन एलिमेंट का अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता है f के रेस्पेक्ट में, तो m का भी f के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता। लेकिन यहाँ रोटेशन में m का जो f के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर m अगर f के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, m में एटलीस्ट एक लाइन एलिमेंट जरूर होगा जिसका f के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में मैंने अगर m अगर f के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है तो m में एक लाइन एलिमेंट जरूर होगा, एटलीस्ट एक, जिसका f के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन वेरिएबल होगा टाइम के साथ, यानी ओरिएंटेशन टाइम के साथ चेंज करेगा। ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन का सेकंड डेफिनेशन हम लोग देखे थे, सारा लाइन एलिमेंट्स का f के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन फिक्स रहता है, रोटेशन में ठीक उसका ऑपोजिट होगा। तो इसका मतलब हुआ, सेकंड डेफिनेशन ये हुआ, if m rotates with respect to f, then at least one line element of m has variable orientation with respect to f. m में एक लाइन एलिमेंट जरूर होगा जिसका f के रेस्पेक्ट ओरिएंटेशन कांस्टेंट नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज करेगा। ये रोटेशन का सेकंड डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान देना है कि m अगर f के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, जरूरी नहीं कि सारा ही m का लाइन एलिमेंट का ओरिएंटेशन फिक्स्ड होगा f के रेस्पेक्ट में। माने ये पॉसिबल है कि m मेरा f के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, फिर भी m का कुछ लाइन एलिमेंट है जिसका f के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा है। मतलब ये मत सोचिएगा कि m अगर f के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा तो m का जितना भी लाइन एलिमेंट्स है सबका ओरिएंटेशन f के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा, ऐसा नहीं। माने इसमें पॉसिबल है कि m अगर f के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है तो m में कुछ लाइन एलिमेंट्स है जिसका ओरिएंटेशन f के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ऐसा पॉसिबल है। बट सब कांस्टेंट नहीं होगा, कोई ना कोई वेरी जरूर करेगा ओरिएंटेशन में। सो इट इज पॉसिबल। इसके जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, देखिए जैसे बताते हैं, पहले लिख लीजिए जरा मुझे। इसका मतलब हुआ कि देयर इज एटलीस्ट one line element of m whose orientation with respect to f changes with time. Changes with time. इसको मिटा देते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट जो नोट करना है कि इट इज पॉसिबल दैट
m rotates with respect to f, still some line elements of m have constant orientation with respect to f. इस एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये मेरा रोड रोलर है, m जो है मेरा रोड रोलर है, रोड रोलर, m इज अ रोड रोलर, f मेरा ग्राउंड फ्रेम है, हाँ, f मीन्स ग्राउंड, g फॉर ग्राउंड फ्रेम। ये सेंटर ऑफ रोलर है, ये जा रहा है इधर आगे और ये से रोटेट कर रहा है, देखिए। तो रोड रोलर जो है डेफिनेटली ग्राउंड की रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। अच्छा, इसमें मान लीजिए कोई ऐसा लाइन एलिमेंट लेते हैं जो इसके प्लेन में है, जैसे रोलर आगे बढ़ेगा ऐसे होते हुए, ये इसका जो लाइन एलिमेंट है ये भी ऐसे होते जाएगा। ये वाला जो लाइन एलिमेंट रोलर का है वो एफ के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। लेकिन रोलर में भी कुछ लाइंस है जिसका ओरिएंटेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी लाइन एलिमेंट जो इस रोलर के प्लेन के नॉर्मल है, जैसे ये लाइन, जो फॉर एग्जांपल ये लाइन देखिए, रोलर का लाइन एलिमेंट है। अब जब रोलर ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ेगा, ये जो इसका लाइन एलिमेंट है ऐसे मूव करेगा, देखिए, समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके जाएगा, देख रहे हैं। माने इसका जो ओरिएंटेशन है इस लाइन का वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, देखिए। तो रोलर में भी कुछ लाइन एलिमेंट्स है जिसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन अनचेंज्ड है। इनफैक्ट कोई भी लाइन एलिमेंट लीजिए रोलर का जो इसके प्लेन के नॉर्मल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन देखिए, ये रोलर के एक्सिस का रहेगा। अब जैसे रोलर आगे बढ़ेगा, ये लाइन एलिमेंट इसका ऐसे बढ़ेगा, लाइक दिस, ऐसे बढ़ेगा। इसका ओरिएंटेशन देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट कोई भी और लाइन एलिमेंट लीजिए जो इस प्लेन नॉर्मल है, से फॉर दिस एग्जांपल दिस लाइन, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसे मूव करेगा, देखिए लाइक दिस। इसका ओरिएंटेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो रोटेशन में ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, देखिए थर्ड डेफिनेशन ऑफ रोटेशन क्या है। एम अगर एफ के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, तो एम अगर रोटेट करेगा एफ के रेस्पेक्ट में, तो किसी भी इंस्टेंट पर एम का जितना भी लोकेशंस है सबका एफ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। माने एम अगर एफ के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा तो देयर विल बी एटलीस्ट 2 लोकेशंस ऑफ एम whose velocities with respect to f at a given instant are not equal, unequal velocities है, ये रोटेशन हो जाएगा। ट्रांसलेशन में हम लोग देखे थे कि हर लोकेशन का इक्वल वेलोसिटी होगा किसी भी इंस्टेंट पर, रोटेशन में ठीक उसका ऑपोजिट है। तो इफ m rotates with respect to f, if m rotates with respect to f, then at a given instant at least 2 locations of m will have unequal velocities with respect to f. With respect to f, समझे? m अगर f के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, इन एट ए गिवन इंस्टेंट m का एटलीस्ट 2 लोकेशन होगा जिसका अनइक्वल वेलोसिटीज होगा f के रेस्पेक्ट में। रोटेशन का थर्ड डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। ट्रांसलेशन में m के हर लोकेशन का इक्वल वेलोसिटी होगा f के रेस्पेक्ट में एट एनी गिवन इंस्टेंट। रोटेशन में ठीक उसका ऑपोजिट होगा। इनफैक्ट ये रोटेशन को रोटेशन को आइडेंटिफाई करने का बड़ा इजी तरीका है।
माने अगर m का दो लोकेशन का अनइक्वल वेलोसिटी है एट अ गिवन इंस्टेंट तो बॉडी रोटेट कर रहा है। If two locations of m have unequal velocities with respect to f at a given instant, then m rotates with respect to f. इस एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लीजिए f मेरा ग्राउंड फ्रेम है, g मतलब ग्राउंड फ्रेम, ये मेरा वर्टिकल वॉल है, देखिए ये मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है। ये कोई रॉड है, रिजिड बॉडी है रॉड, ये मेरा m है जो कि एक रिजिड बॉडी है। ये P1 P2 इसका दो एंड पॉइंट्स है। किसी इंस्टेंट पर P1 का वेलोसिटी इधर है V1 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इसको रिजिड होने के लिए P2 को राइटवर्ड जाना होगा V2 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अब देखिए P1 P2 रॉड का m का दो लोकेशंस है, दोनों का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अनइक्वल वेलोसिटीज, देखिए डायरेक्शन अलग अलग है, इसका नीचे है इसका उधर। P1 P2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटीज है दे आर अनइक्वल, दे हैव अ डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए ये रोटेट कर रहा है, हम बोलेंगे रॉड जो है रोटेट करता है। समझ गए? ठीक है ना, इसको मिटाया था। अच्छा, अगेन एक बात ध्यान देना है कि m अगर f के रेस्पेक्ट रोटेट कर रहा है तो एट अ गिवन इंस्टेंट ही जरूरी नहीं कि m के सारे लोकेशंस का वेलोसिटी डिफर करेगा। रोटेटिंग बॉडी में पॉसिबल है कि उसके दो लोकेशन का वेलोसिटी सेम है एट विथ रेस्पेक्ट टू f इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इफ m रोटेट्स विथ रेस्पेक्ट टू f then also it is possible that at a given instant two or more locations of m have equal velocities with respect to f। रोटेटिंग बॉडी में पॉसिबल है कि दो लोकेशन का वेलोसिटी इक्वल हो जाए। ये नहीं कि रोटेट कर रहा है तो सबका ही डिफर करेगा, ऐसा नहीं। ये पॉसिबल है कि रोटेट कर रहा है m f के रेस्पेक्ट में, येट उसके दो लोकेशन का f के रेस्पेक्ट में एट अ गिवन इंस्टेंट वेलोसिटी इक्वल है। रोटेटिंग बॉडी में पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए रोलर वाला केस लीजिए, रोलर का साइड व्यू है, ये मेरा m है, f मेरा ग्राउंड फ्रेम है, रोलर का सेंटर जा रहा है ऐसे, ये रोटेशन हो रहा है ऐसे, देखिए ये इसका सेंटर है। अब देखिए इस इंस्टेंट पर हम कोई लाइन लेते हैं जो सेंटर से पास करता है और रोलर के इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन जो रोलर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इस लाइन पर जितना भी रोलर का पॉइंट्स होगा सबका वेलोसिटी इक्वल होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइटवर्ड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो रोटेटिंग बॉडी में दो पॉइंट का वेलोसिटी इक्वल हो सकता है। या मान लीजिए कोई और लाइन लीजिए जो इससे पास करता है यहाँ पर, तो जो इसका मटेरियल लोकेशंस m का इस लाइन पर लाई करेगा पेन पर, सबका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस इंस्टेंट पर सेम वेलोसिटी होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। या मान लीजिए कोई और लाइन लेते हैं ऐसे वाला, देखिए ऐसे, इसका जो लोकेशंस इस लाइन पर लाई करेगा, अंदर ये पेन अंदर जा रहा है मान लीजिए, केवल यहीं तक नहीं, अंदर एक्सटेंडेड है, तो रोलर का जो लोकेशन इस एक्सटेंडेड पेन के लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा एट अ गिवन इंस्टेंट उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सबका वेलोसिटी इक्वल होगा। तो ये आपका रोटेटिंग बॉडी में भी वेलोसिटीज इक्वल हो सकता है, ठीक है।
अच्छा, ये तो थर्ड डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ डेफिनेशन क्या है रोटेशन? फोर्थ डेफिनेशन है कि एम अगर एफ के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा देन एट ए गिवन इंस्टेंट एम का एटलीस्ट दो लोकेशंस होगा जिसका एफ के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन अनइक्वल होगा, आइदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और इन बोथ। जैसे ट्रांसलेशन में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था, एम अगर एफ के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा देन एट अ गिवन इंस्टेंट एम का जितना भी लोकेशंस है सबका एफ के रेस्पेक्ट में इक्वल एक्सेलरेशन होगा। तो रोटेशन में ठीक इसका ऑपोजिट होगा। तो इसमें अगर एम अगर रोटेट करेगा एफ के रेस्पेक्ट में देन एट अ गिवन इंस्टेंट एटलीस्ट टू लोकेशंस होगा एम का जिसका एफ के रेस्पेक्ट में अनइक्वल एक्सेलरेशन होगा। बट सारे का अनइक्वल होना जरूरी नहीं, उसमें भी पॉसिबल है कि एम के दो लोकेशन का इक्वल एक्सेलरेशन हो रोटेटिंग बॉडी में भी, ठीक है। तो इफ एम रोटेट्स with respect to f, then if m rotates with respect to f, then also if m rotates with respect to f, then at least then at a given instant at least two locations of m will have unequal accelerations. With respect to f, then at a given instant at least two locations of m will have unequal accelerations with respect to f. मतलब एक और पॉइंट जो भी हमारी जो बोले इसको लिख दे रहे हैं, if even if m rotates with respect to f, then also at a given instant two locations of m may have equal accelerations with respect to f. Two locations of m may have equal accelerations with respect to f. जैसे वेलोसिटी के लिए था वैसे एक्सेलरेशन के लिए। इसका एग्जांपल ले लीजिए, ये रोलर है देखिए, मान लीजिए सेंटर जा रहा है ऐसे और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। जैसे अगर इस पॉइंट का लेंगे सेंटर का एक्सेलरेशन से ऐसे होगा, इस पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन लेंगे तो आर्बिट्ररी वे में हम लोग देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स में। तो अगर ये रोल करते हुए जा रहा है ना, सपोज कीजिए यहाँ रोलिंग विदाउट स्लिप है, सपोज कीजिए, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रोलिंग विदाउट स्लिप है ना, अगर ये इसका बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है, सेंटर का एक्सेलरेशन ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हम लोग देखेंगे कि जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका एक्सेलरेशन कुछ इधर होगा, जो यहाँ वाला पॉइंट होगा इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। देखिए एक्सेलरेशन अलग अलग पॉइंट का डिफर कर जा रहा है, देख रहे हैं, इसका कुछ है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, समझ रहे हैं ना। जैसे मतलब देखिए, जैसे एग्जांपल देता हूँ, पर थोड़ा इसको और क्लियर कर देते हैं। यहाँ प्योर रोलिंग हो रहा है, हाँ, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा है, सेंटर का एक्सेलरेशन ए है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसका रेडियस आर है। हम लोग देखेंगे ना कि इस पॉइंट का जो कांटेक्ट पॉइंट है ड्रम का ग्राउंड से, उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो इतना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में टुवर्ड सेंटर, इसको P1 कहते हैं। हाँ, तो ये A P1G हो गया।
अगर यहाँ एक पॉइंट लेंगे, इसका एक एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा 2a और इधर होगा ओमेगा स्क्वायर आर। इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का फैक्टर सम होगा, 2a और ओमेगा स्क्वायर आर का फैक्टर सम कुछ ऐसे होगा। देखिए इसमें एक्सेलरेशन इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, देखिए डिफर कर रहा है। तो रोटेटिंग बॉडी में भी दो पॉइंट का एक्सेलरेशन इन जनरल डिफर करेगा, आइदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और इन बोथ, ठीक है ना। अच्छा, बट अगेन एक बात जान लेना है कि रोटेटिंग बॉडी में जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन डिफर करे, वहाँ भी एक्सेलरेशन कुछ पॉइंट का सेम हो सकता है, जैसा वेलोसिटी के केस में हम लोग डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करता है, हाँ, इसके प्लेन के नॉर्मल है, जो पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा सबका एक्सेलरेशन ये होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस गिवन इंस्टेंट पर। या मान लीजिए हम कोई लाइन लेते हैं जो हाईएस्ट ड्रम के हाईएस्ट पॉइंट से पास करता है, ये अंदर भी जा रहा है लाइन, तो ड्रम का जो लोकेशन से इस लाइन पर लाई करेगा सबका एट ए गिवन इंस्टेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इक्वल होगा, 2a इधर ओमेगा स्क्वायर आर इधर। तो ये मतलब कहने मतलब ये हुआ कि रोटेटिंग बॉडी में ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन वेरी करेगा, उसमें पॉसिबल है कि कुछ पॉइंट्स का एक्सेलरेशन इक्वल हो जाए, सबका वेरी करना जरूरी नहीं है, समझ गए। और रोटेशन फोर्थ का हम लोग ट्रांसलेशन देखा था कि एम अगर ट्रांसलेट करेगा एफ के रेस्पेक्ट में एट ए गिवन इंस्टेंट एम का जितना भी लोकेशंस है सबका एफ के रेस्पेक्ट में इक्वल एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ठीक उसका ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा, इक्वल होगा, कुछ लोकेशन का एग्जांपल हम बता दिए, जैसे कोई लाइन जो इसके सेंटर से पास करता है, इसको कट करता है, जो उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस है उस पर जितना भी इसका लोकेशन होगा सबका एक्सेलरेशन ए होगा एट अ गिवन इंस्टेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इक्वल एक्सेलरेशन। इवन तो रोटेट कर रहा है ड्रम फिर भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिर भी इक्वल एक्सेलरेशन होगा। ये जो लाइन पास करेगा हाईएस्ट पॉइंट से और जो लोकेशन जिसका लाई करेगा इस लाइन पर, उन सारे लोकेशंस का भी एट अ गिवन इंस्टेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इक्वल एक्सेलरेशन होगा, जिसका राइटवर्ड कंपोनेंट 2a होगा, डाउनवर्ड कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर आर होगा। तो सबका एक्सेलरेशन इधर होगा, कुछ इन दोनों का वेक्टर सम इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, इसके भी जो फोर्थ प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया, उसके पहले थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। थर्ड में हम लोग देखे थे कि एम अगर रोटेट करेगा एफ के रेस्पेक्ट में, इन जनरल उसके दो लोकेशन का एफ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी अनइक्वल होगा, आइदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। तो एक एग्जांपल हम स्टेट कर दे रहे हैं, वहाँ पर स्टेट नहीं किए थे, एग्जांपल यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, हाँ, एफ के बदले मेरा ग्राउंड फ्रेम है, ये मेरा ड्रम है, ठीक है। ये ड्रम का सेंटर सी है, रेडियस आर है, हाँ, ये सेंटर आगे बढ़ रहा है, एरो बताता है सेंटर का आगे राइटवर्ड वेलोसिटी है v है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्लॉकवाइज है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए प्योर रोलिंग हो रहा है, इमेजिन कीजिए यहाँ प्योर रोलिंग टेक्स प्लेस, फिक्स सरफेस है, ड्रम के बदले मेरा एम है, एम को ड्रम से डिनोट कर रहा है डी से, एफ के बदले ग्राउंड फ्रेम है, सेंटर का वेलोसिटी v है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ये ड्रम का मटेरियल पॉइंट P1 है जो ग्राउंड से कांटेक्ट में है, ये ड्रम का हाईएस्ट पॉइंट P2 है जो ग्राउंड ऊपर है, ये ड्रम का ये पॉइंट P3 है जो सेंटर के लेवल पर है। तो रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि जो P1 का वेलोसिटी होगा V1 वो 0 होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, सेंटर का वेलोसिटी V है, VCG इज इक्वल टू V, तो P2 का जो वेलोसिटी होगा 2v हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए P2 का वेलोसिटी 2v है, सेंटर का v है, इस पॉइंट का 0 है। P3 का वेलोसिटी हम लोग देखेंगे रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स चैप्टर में, v√2 होगा कुछ ऐसे लाइक दिस। इसमें क्या देख रहे हैं, ड्रम के अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अनइक्वल है, देखिए इसका 2v है, इसका v है, इसका √2v है, इसका 0 है, इस तरह से। रोटेटिंग बॉडी में इन जनरल दो पॉइंट का वेलोसिटी डिफर करेगा, बस एग्जांपल हम यहाँ बता दी, वहाँ
नहीं बताए थे, हम बता दिए, ठीक है, ये भी आपको बता दिया। अच्छा, पांचवा देखिए, फिफ्थ पॉइंट, एम अगर एफ के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा ना, इन जनरल एम का जो दो लोकेशंस है, दोनों का एफ के रेस्पेक्ट में ट्रेजेक्ट्री एक जैसा नहीं होगा। इफ एम रोटेट्स विथ रेस्पेक्ट टू एफ, देन in general at a given instant two different locations of m will have different trajectories with respect to f. If m rotates with respect to f, then in general at a given instant two locations of m will have identical trajectories with respect to f. Sorry, have different trajectory, identical and different. If m rotates with respect to f, then in general at a given instant, two locations of m will have different trajectories with respect to f. इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में f मेरा ग्राउंड फ्रेम है, m के बदले मेरा ड्रम है, ड्रम जिसको d से डिनोट कर रहे हैं से, ये ग्राउंड लग रहा है, देखिए, ये देखिए, ये ड्रम का सेंटर C है, रेडियस R है, सेंटर जा रहा है v स्पीड से, यहाँ मान लीजिए प्योर रोलिंग हो रहा है, हम आगे डिस्कस करेंगे प्योर रोलिंग क्या होता है, खाली ये एग्जांपल है, बता रहे हैं, प्योर रोलिंग हो रहा है, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है P2, ये P3 है, ये बताता है एसेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन है ड्रम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो सेंटर देखिए, सेंटर का पाथ इसमें स्ट्रेट लाइन है, सी का स्ट्रेट लाइन मोशन है, देखिए सी अंडरगोज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, सी का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, वो हम लोग देखेंगे आगे कि भी अगर कांस्टेंट है, मान लीजिए टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है सपोज से, तो पी, और यहाँ प्योर रोलिंग हो रहा है फिक्स सरफेस पर, ये फिक्स्ड है, मतलब फिक्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है, तो P2 का जो कोई सर्कमफ्रेंस का पॉइंट लेंगे ना ड्रम का, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ साइक्लोइडल मोशन अंडरगो करेगा, लाइक दिस, इस तरह से। तो देखिए सेंटर का पाथ स्ट्रेट लाइन, P2 का पाथ है किस टाइप ऑफ कर्व है, इसको साइक्लॉइड बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ साइक्लॉइड, इसको साइक्लॉइड बोला जाता है। तो सेंटर इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन अंडरगो करेगा, P2 का पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में साइक्लॉइड है, देखिए अलग अलग पाथ है, सेंटर का स्ट्रेट लाइन मोशन है, P2 का साइक्लॉइडल मोशन है। कोई और पॉइंट लीजिएगा से यहाँ पर, ये कुछ इस टाइप का जाएगा, इस तरह से, इसका भी एक तरह का साइक्लॉइडल मोशन ही है। तो देखिए अलग अलग साइक्लॉइड का डायमेंशंस भी अलग अलग है, देखिए जैसे इसका साइक्लॉइड का जो साइज है और इसका जो साइक्लॉइड का साइज है, दे आर नॉट द सेम, देख रहे हैं। तो ये बताता है बस आपको कि एम अगर रोटेट करेगा ना एफ के रेस्पेक्ट में, इन जनरल एट ए गिवन इंस्टेंट एम के दो लोकेशन का जो ट्रेजेक्ट्री होगा एफ के रेस्पेक्ट में वो आइडेंटिकल नहीं होगा, दे विल डिफर, ठीक है ना। टू लोकेशंस है ना, अच्छा यहाँ पर एट ए गिवन इंस्टेंट मत बोलिए क्योंकि ट्रेजेक्ट्री बोल रहा है ना, then in general two locations of m will have different trajectories with respect to f, in यहाँ गिवन इंस्टेंट हटा दिया गया, ठीक है।
अगेन एक बात याद रखना है, एम अगर एफ के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा तो जरूरी नहीं कि एम के हर लोकेशन का ट्रेजेक्टरी डिफर करेगा। रोटेटिंग बॉडी में पॉसिबल है कि उसके दो लोकेशन का ट्रेजेक्टरी एक जैसा हो। If m rotates with respect to f, if m rotates with respect to f, then also two locations of m may have identical trajectories with respect to f. जैसे एग्जांपल के तौर पर वही ड्रम वाला केस लीजिए ना, m के बाद एक ड्रम है जिसको d से डिनोट कर रहा है, f के बाद एक ग्राउंड है जिसको g से डिनोट कर रहा है। ये मेरा फिक्स सरफेस या ग्राउंड ही सरफेस समझिए। यहाँ पर एक ड्रम है, देखिए ड्रम जैसे बनाए थे, यहाँ प्योर रोलिंग हो रहा है, देखिए प्योर रोलिंग टेक्स प्लेस हियर। ये सेंटर है, सेंटर सीधा जा रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट P2 है। अभी हम लोग देखे थे कि P2 जो है, P2 का पाथ इस टाइप का पाथ होगा, देखिए इस टाइप का पाथ होगा P2 का, देखिए लाइक दिस। अभी हम लोग देखे थे ना, तो देखिए जो ये ड्रम का ये सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर, जो ड्रम का पॉइंट्स लाई करेगा ऑन लाइन थ्रू सी एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, मतलब इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर सबका एक जैसा ट्रेजेक्टरी होगा, स्ट्रेट पाथ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा, ड्रम का जो पॉइंट लाई करेगा इस लाइन पर, कौन सा लाइन, लाइन थ्रू इट हाईएस्ट पॉइंट P2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ड्रम, ये लाइन, इन सब का ट्रेजेक्टरी एक जैसा होगा, साइक्लोइडल ट्रेजेक्टरी होगा। जैसे ये जाएगा ऐसे करके ऐसे, ये भी जाएगा ऐसे करके ऐसे, ये भी जाएगा ऐसे करके ऐसे, इन सब का एक ट्रेजेक्टरी एक जैसा होगा। उस तरह से मान लीजिए यहाँ पर लाइन लेते हैं जो इस ड्रम के इस पॉइंट से पास करता है और इसके प्लेन के नॉर्मल है। ड्रम का जो मटेरियल पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा सबका ट्रेजेक्टरी एक जैसा होगा। मैंने कहने मतलब कि रोटेटिंग बॉडी में पॉसिबल है कि दो पॉइंट का ट्रेजेक्टरी एक जैसा हो। ये नहीं कि रोटेटिंग बॉडी है तो हर पॉइंट का ट्रेजेक्टरी डिफर करेगा, ऐसा नहीं, इसमें भी सेम हो सकता है। और दो पॉइंट जरूर होगा जिसका ट्रेजेक्टरी एक जैसा नहीं होगा, सबका इक्वल होता है तो ट्रांसलेशन हो जाता है। ठीक है, ये भी बता दिया आपको। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि एक बात और ध्यान दीजिए इसमें, वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, कि जैसे हम लोग रोटेशन ऑफ एम का पहला डेफिनेशन देखे, चेंज इन ओरिएंटेशन। तो देखिए रोटेशन में चेंज इन ओरिएंटेशन कहने का मतलब यह है कि बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, या एटलीस्ट एम का एक लाइन एलिमेंट है जो जिसका ओरिएंटेशन रोटेशन विद चेंज इन ओरिएंटेशन, मोशन विद चेंज इन ओरिएंटेशन रोटेशन है। तो रोटेशन होने के लिए लाइन एलिमेंट होना चाहिए ना, लाइन के बिना लाइन एलिमेंट नहीं है तो रोटेशन का कोई मीनिंग नहीं। यानी कहने मतलब ये हुआ कि पॉइंट हैज़ नो रोटेशन, ये कहना है पॉइंट रोटेट कर रहा है, गलत है। कहीं कि पॉइंट जो है हम लोग मानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में एन एंटिटी हैविंग जीरो साइज, तो जिस ऑब्जेक्ट का साइज जीरो है उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है, तो चेंज इन ओरिएंटेशन ऑल्सो हैज़ नो मीनिंग। तो ये जो वर्ड बोलते हैं कि पॉइंट रोटेट्स इन अ सर्कल, ये गलत है। द फ्रेज रोटेशन ऑफ अ पॉइंट इज मीनिंगलेस। Phrase rotation of a point is meaningless. Rotation of a point is meaningless because point has no orientation. Point has no orientation. पॉइंट का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है। रोटेशन ऑफ पॉइंट इज मीनिंगलेस बिकॉज पॉइंट हैज नो ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन ही नहीं है तो चेंज इन ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग है, नथिंग। तो पॉइंट रोटेट्स इन अ सर्कल ही मीनिंगलेस है, समझ गए।
या पॉइंट रोटेट्स इन अ एलिप्स, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट का कोई ओरिएंटेशन नहीं तो चेंज ऑफ ओरिएंटेशन भी कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट जान लीजिएगा कि हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ। इट मींस द रेट ऑफ change of orientation, rate of change of orientation of m with respect to f, इसी को बोलेंगे angular velocity of m with respect to f at a given instant. Angular velocity of m with respect to f at a given instant. एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ। एक बात देखिए, एम अगर एफ के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा तो उसका ओरिएंटेशन फिक्स्ड होगा, उसका ओरिएंटेशन एफ के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, और रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी नॉन जीरो होगा। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, एम ट्रांसलेट्स with respect to f if and only if omega is 0 for all times, where इसमें omega क्या है? angular velocity of m with respect to f. angular velocity of m with respect to क्या? f. तो m translates with respect to f if and only if omega is 0 for all times. हर इंस्टेंट पर ओमेगा 0 होगा तभी m जो है f के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा, समझ गए? और रोटेटिंग बॉडी में ओमेगा नॉन जीरो हो जाएगा। तो बॉडी ट्रांसलेट्स इफ एंड ओनली इफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 0 फॉर ऑल टाइम्स, ठीक है। यहाँ जाके देखिए, ये 5वां वीडियो था। 5वां वीडियो में रोटेशन को हम पूरा डिफाइन आप लोगों को कर दिए हैं, ठीक है ना। रोटेशन हैज़ बीन फुली डिफाइंड, ठीक है ना। रोटेशन कैसे डिफाइन होता है हम सारा बता दिए आपको, रोटेशन हो गया है। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा 6th वीडियो, इसमें हम लोग ट्रांसलेशन और रोटेशन का कुछ एग्जांपल्स टेकअप करेंगे, थ्योरेटिकल एग्जांपल्स टेकअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 6th वीडियो में। ट्रांसलेशन रोटेशन का वी टेक अप द थ्योरेटिकल एग्जांपल्स इन 6th वीडियो, ठीक है। उसको हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। इसको अच्छा से आप लोग देख गो थ्रू कीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा तो कंसेप्ट ठीक रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दीजिए।